अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह विश्व के किसी भी अन्य न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्ति और अधिकारिता रखता है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, इसके द्वारा स्थापित किए गए संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। और सीमित अर्थ में ब्रिटेन का जो प्रिवी काउंसिल था, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रिवी काउंसिल है, प्रिवी काउंसिल इसकी विरासत ग्रहण की है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में इससे जुड़े प्रावधान हैं। और अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। और इस अध्याय का नाम वो संघ की न्यायपालिका रखा गया है। संघ की न्यायपालिका, ये इस अध्याय का शीर्षक रखा गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो जैसे कि अनुच्छेद है 124(1), इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, तब तक 7 से अधिक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ये 124 के पहले खंड में कहा गया। और जो मूल संविधान है, इसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति और अधिकतम, जैसे कि अनुच्छेद से पता चल रहा है, 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था।
प्रावधान था। और संसद यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है, यानी 7 से कम नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो संख्या बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। और जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 है, तो मूल संविधान में कुल 8 था, ठीक है, एक ये और 7 ये 8 हो गया। और संसद जो है बार बार जो है वो संख्या बढ़ाया है, जैसे कि मूल संविधान में 8 है, मूल संविधान में जो है 8 था, तो 1956 में जो है ये संख्या 11 कर दिया गया, 1960 में जो है ये संख्या 14 कर दिया गया, 1978 में जो है 18 कर दिया गया, 1986 में जो है 26 कर दिया गया, 2008 में जो है 31 कर दिया गया, और फिर जो है वर्तमान में अभी 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित, मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है। संसद को संख्या कम करने का अधिकार तो नहीं है, अधिकार तो नहीं है, किंतु बढ़ाने का है, ठीक है, ये था। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जैसे कि अनुच्छेद जो है 124 के दूसरे खंड में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगा, ठीक है, न्यायाधीशों का तरीका जो है 124 के दूसरे खंड में बताया गया है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, ठीक है, ये कहा गया। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश का नियुक्ति होता है तो मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव
परामर्श किया जाएगा, ये कहा गया। और इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो परामर्श है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है अलग अलग मामलों में इसका अलग अलग अर्थ निर्धारित किया है। जैसे कि अगर परामर्श की बातें करें तो इसको लेके दो मूल प्रश्न थे। पहला था कि परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या नहीं, राष्ट्रपति पर अबाध्यकारी मान्य है या नहीं। दूसरा प्रश्न था कि परामर्श कितने और किन न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों प्रश्न की व्याख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है 1982 में किया, फिर 1993 में किया, फिर 1998 में किया। ठीक है, जैसे कि 1982 में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 124 के अधीन दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ये डिसाइड किया गया। और 1993 में जो है इसकी धारणा बदल गई सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें निर्धारित किया कि अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और इसमें स्पष्ट किया गया कि मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके निर्णय करेगा कि राष्ट्रपति को क्या सिफारिश की जानी है, और अंतिम निर्णय जो है मुख्य न्यायमूर्ति करेगा, चाहे उसकी राय शेष दोनों से अलग हो, और राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा, ये इसमें कहा गया। फिर जैसे कि अगला जो है 1998 में ये प्रश्न फिर से खड़ा हुआ, और इसमें कहा गया कि इसमें यह प्रश्न खड़ा हुआ था कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछे थे, और जिनमें सबसे प्रमुख प्रश्न यही था कि यदि मुख्य न्यायमूर्ति ने वरिष्ठम सहयोगी के विचार विमर्श से किए बिना सलाह भेजी हो तो क्या सरकार के लिए उसे मानने की बाध्यता है। तो राष्ट्रपति के इस प्रश्न पर सलाह देते हुए कहा गया कि 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी, 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी, और सबने सर्वसम्मति से, ठीक है, सर्वसम्मति से जो है यानी कि इस बहुमत से, ठीक है, यानी कि 9 का 9 बहुमत जो है पक्ष में पड़ा, और इससे जो है कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, दर्शक सिद्धांत निर्धारित किए। और वर्तमान में जो है इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये सिद्धांत क्या क्या है, तो हम लोग उस सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत क्या क्या है, जैसे कि अनुच्छेद 124 के दूसरे खंड में वर्णित जो परामर्श है, ठीक है, इसका तात्पर्य जो है, परामर्श का तात्पर्य एक व्यक्ति से है, सिर्फ एक व्यक्ति से,
परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों इनकी प्लurality ऑफ जज के परामर्श से है। ठीक, यानी जो परामर्श का यानी अनुच्छेद 124 के दूसरे खंड में वर्णित परामर्श यानी कंसल्टेशन का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। दूसरा सिद्धांत है कि मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। ठीक है, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल कॉलेजियम से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। ठीक है, और न्यायाधीशों के इस मंडल यानी कॉलेजियम में भावी मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश जरूर से जरूर शामिल होगा। और ये जो कॉलेजियम है इसमें आम सहमति होनी चाहिए। ठीक है, नियुक्ति के लिए जो है आम सहमति होनी चाहिए। ठीक है, निर्णय सिर्फ बहुमत से नहीं होना चाहिए, निर्णय सिर्फ बहुमत से नहीं आम सहमति से होनी चाहिए। और मुख्य न्यायमूर्ति की राय का महत्व जो है वो ज्यादा होना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति की राय का महत्व जो है वो ज्यादा होना चाहिए। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश जो है राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, ये था। तीसरा है कि जो परामर्श मंडल है यानी कॉलेजियम, इसमें जो सभी न्यायाधीशों की जो सलाह है वो लिखित रूप में होनी चाहिए। सभी न्यायाधीशों की सलाह जो है ये लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक नहीं चलेगा। और मुख्य न्यायमूर्ति को अपनी सिफारिश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की लिखित सिफारिश भी सरकार को भेजनी चाहिए। ठीक है, और अगला सिद्धांत था कि सरकार इस मंडल यानी कॉलेजियम की सिफारिश मानने को बाध्य है, सिफारिशें मानने को बाध्य है। किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफारिश मानने को बाध्य नहीं है। अगला सिद्धांत था कि यदि सरकार सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए भी मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा। ये था। अगला हमारा है वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जैसे कि जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो वहां पर
ऐसी व्यवस्था है। वहाँ पर जो है न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले देखने के लिए जो है राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में 1982 में जो है न्यायाधीश वाले पहले निर्णय में जो है जो न्यायमूर्ति P.N. भगवती थे, इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है। इसके अलावा 1987 में विधि आयोग ने भी जो है इसकी सिफारिश की थी, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाए। और इस विषय पर जो है व्यापक सहमति की संभावना देखते हुए 1990 में जो उस समय के कानून मंत्री थे, कानून मंत्री यानी श्री दिनेश गोस्वामी, और 1999 में, ठीक है, कानून मंत्री थे श्री अरुण जेटली, ठीक है। इन्होंने संविधान संशोधन के लिए विधेयक पेश किए थे, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, और वर्तमान में केंद्र सरकार जो है अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही इस मुद्दे को उठाया और जो है उन्होंने 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। और संविधान के प्रावधानों के तहत जो है इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अलावा जो है कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के समर्थन की भी अपेक्षा थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने विपक्षी दलों के सहयोग से ये सारी चुनौतियां सफलतापूर्वक पार की और 31 दिसंबर 2014 को उसमें राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, थे। उन्होंने जो है इस विधेयक पे हस्ताक्षर किए और ये विधेयक जो है 99 संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। संविधान संशोधन के नाम से ये जाना जाता है और इसके तहत जो है अनुच्छेद 124 और 217 को बदलकर लिखा गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करेगा। और साथ ही संसद ने एक और विधेयक पारित किया था जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम से जाना जाता है, ठीक है। संसद जो है एक और अधिनियम पारित किया जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, ठीक है। जो 99 संशोधन था इसके तहत प्रावधान किया गया था कि इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे,
और इसमें जो पहला सदस्य है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, और साथ ही ये अध्यक्ष भी होगा इस आयोग का। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, इसके सदस्य होंगे। और चौथे सदस्य के रूप में जो है भारत के कानून व न्याय मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, और शेष जो 2 सदस्य हैं, ये 2 जो है प्रख्यात हस्तियों को मनोनीत किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, और इन 2 प्रख्यात हस्तियों का चयन जो है, इसका जो चयन होगा वो एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा, यह समिति करेगा। और ये जो समिति होंगी इसमें जो है प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, और इसमें जो है लोकसभा के नेता विपक्ष शामिल होंगे, इसमें शामिल होगा। अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को नेता विपक्ष का दर्जा नहीं होगा तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाएगा। और यह भी शर्त था इसमें कि 2 प्रख्यात हस्तियों में से एक का मनोनयन जो है, जो 2 प्रख्यात हस्तियां इसमें शामिल होगी उसमें से एक का चयन जो है, एक का मनोनयन जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, या फिर अल्पसंख्यकों या महिलाओं में से किया जाएगा, एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि अगर इन 6 सदस्यों में से, ठीक है, इन 6 सदस्यों में से कोई भी 2 सदस्य किसी व्यक्ति के नाम पर वीटो कर देंगे तो उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन इसके जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उसके बाद जो 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने कॉलेजियम की जगह लेने वाले अधिनियम लाने के लिए संविधान में किए गए जो 99 संशोधन था, ठीक है, इसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि न्यायाधीशों की जो वर्तमान में है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वो स्थानांतरण जो है, स्थानांतरण के लिए पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली ही लागू रहेगी। ये किया गया था। यह था हमारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब हमारा जो अगला है वो है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस।
संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। ठीक है, जो अनुच्छेद 124(2) है, इसी में जो है इसकी नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्ति के लेकर प्रमुख सवाल ये रहा है कि इसका चयन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए या योग्यता को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी के आधार पर, ठीक है, या फिर योग्यता यानी एबिलिटी को भी प्राथमिकता मिले। ठीक है, ये प्रश्न था। और 1958 के जो विधि आयोग थे, इसने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश दी कि जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। उसके योग्यता को भी महत्व देना चाहिए, उसके योग्यता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन 1973 तक जो है जो सभी मुख्य न्यायाधीश यानी कि जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उन सब की नियुक्ति जो है वरिष्ठता के आधार पर किया गया, वरिष्ठता के नियम के आधार पर किया गया। और 1973 और 77 में इसका उल्लंघन भी किया गया, यानी जो वरिष्ठता के नियम थे, नियम का उल्लंघन किया गया। जैसे कि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों ने 7 और 6 के बहुमत से केशवानंद भारती मामले का निर्णय सुनाया था। ठीक है, केशवानंद भारती मामले का निर्णय दिया था। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश थे, इस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायमूर्ति, वो श्री एस.एम. सिकरी थे। ठीक है, और इनको जो है कुछ दिन बाद सेवानिवृत्त होना था, यानी ये रिटायर करते। अब ये रिटायर करते तो इनके जगह पर कौन बनता? तो इनके बाद जो वरिष्ठता क्रम था इनके बाद, उसमें 3 न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये 3 न्यायाधीश जो है, ये ऐसे 3 न्यायाधीश थे जिन्होंने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का समर्थन किया था। संविधान के मूल ढांचे का, इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, मूल ढांचे का समर्थन किया था। और इस वजह से जो है सरकार नाराज थी। और जो श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार जो है, इस वजह से, नाराजगी की वजह से जो है ये तीनों न्यायाधीशों की वरिष्ठता को, क्योंकि जो ये बनने वाले थे, इनको लांघ कर, ठीक है, जो इनके पक्ष में जिन्होंने डिसीजन दिया था वो थे A.N. रे। ठीक है, इनको मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया। ठीक है,
और जो श्री A.N. रे थे ये 1973 से 1977 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर जब 1977 में जस्टिस A.N. रे रिटायर हो गए, ठीक है, ये सेवानिवृत्त हो गए, तो इनके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश था वो थे श्री हंसराज खन्ना। हंसराज खन्ना थे, लेकिन वही फिर श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार जो है, इंदिरा गांधी सरकार जो है, इन्होंने वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया। यानी उन्होंने जो श्री हंसराज खन्ना को नहीं बनाकर जो उस समय के जस्टिस थे उनका नाम था हमीदुल्ला बेग। हमीदुल्ला बेग नाम था, इसको जो है मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया। और जो हंसराज खन्ना थे, ठीक है, इससे किस वजह से सरकार नाराज थी, तो इन्होंने जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले, जो हमारे मूल अधिकार में था, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में जो है इन्होंने सरकार से अलग निर्णय दिया था, अलग निर्णय दिया था। इस वजह से सरकार नाराज थी, ठीक है, सरकार क्या, इंदिरा गांधी नाराज थी। फिर जो है 1993 में, ठीक है, न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले, ठीक है, इसका फैसला सुनाया गया, ठीक है, और इसमें फैसला क्या सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता कर्म के आधार पर ही की जाएगी, और उसके बाद से जो है वरिष्ठता कर्म की व्यवस्था निरंतर लागू ले, जब तक कि इससे बड़ी पीठ जो है इस निर्णय को पलट कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न बना दे, तब तक जो है इसे बदला नहीं जा सकता। और वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत स्थिर हो चुका है, और इसका लाभ यह है कि न्यायाधीशों में इस पद को लेकर कोई खींचातान नहीं होती है और ना ही किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना पैदा होती है। पर इसका नुकसान यह है कि कभी कभी ज्यादा योग्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए मुख्य न्यायमूर्ति नहीं बन पाते कि उसकी वरिष्ठता कम थी, ठीक है। तो अगर समग्र रूप से देखा जाए तो वर्तमान व्यवस्था जो है वो संतोषप्रद माना जा सकता है। तो ये कहानी था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। अब अगला जो है वो है न्यायाधीशों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ जजेस, ठीक। जैसे कि अनुच्छेद 124 के दूसरे खंड में इस बात का संकेत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा। और न्यायाधीशों के संबंध में सिर्फ व्यवस्था इतनी की गई है कि वे 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं,
ठीक है। संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम सीमा क्या है। ठीक है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगर साधारण रूप से देखा जाए तो साधारणतः 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ये प्रावधान कहाँ से लाया? तो ये प्रावधान जो है मुख्य न्याय मूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प द्वारा लाया गया अनुसार प्रचलन में है। ये कभी कभार इस प्रश्न पे भी मतभेद हो सकता है कि किसी न्यायाधीश की वास्तविक आयु कितनी है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए ठीक है संसद ने एक अधिनियम पारित किया और वो था 15वें संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम 1963 और इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 124 का दूसरा जो खंड है उसके क वाला पार्ट वो जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। ये चीजें कहा गया। अब हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों की अहर्ताएं क्या क्या हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ जज क्या है, और इसके लिए एक अनुच्छेद है 124 का तीसरा खंड। इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी अहर्ताएं पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए किसी व्यक्ति को दो अहर्ताएं दी गई है। ठीक है, पूरी करनी पड़ेगी। और वो अहर्ता क्या, पहला जो है वो भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि निम्नलिखित में से ठीक है निम्नलिखित में से तीन में से किसी एक अहर्ता को पूरा करता हो। ठीक है, और इसमें पहला है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। ये पूरा करे, या फिर जो है वो किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालय में लगातार ठीक
कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, वकील रहा हो। ठीक है। और इस अवधि में वो अवधि भी जोड़ी जाएगी जिस दौरान वो जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पे रहता है। ठीक है। तो इस अवधि में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा। और अगला जो है वो ये था कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ये था, ये थी न्यायाधीशों की अहर्ता। अब हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों की शपथ। ओथ ऑफ जजेस, और जो अनुच्छेद 124 का 6 पार्ट है उसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ यानी ओथ लेगा या प्रतिज्ञान। ठीक है, प्रतिज्ञान करेगा। और इस शपथ का प्रारूप क्या होगा? वही जो तीसरी अनुसूची में दिया गया है, और हमने तीसरी अनुसूची को देखा था। ठीक है, अनुसूची में, और इसमें वही शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सामयिक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा रखूंगा। ये इसके शपथ में शामिल है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप वही है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए है। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के लिए भी यही है। बाकी जो शेष पद है उसके लिए अलग अलग है। बाकी शेष पदों के लिए शपथ अलग है। ये चीज। अब हम लोग देखते हैं वेतन वो कार्य शर्तों यानी सैलरी
एंड वर्क कंडीशंस। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 125 के पहले खंड में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती, जब तक संसद निर्धारित नहीं करती तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। और हमने दूसरी अनुसूची को पहले देख चुके थे। ठीक है, और अनुच्छेद जो 125 का दूसरा खंड है, ठीक है, इसमें जो है उनको जो भत्ता दिया जाता है, ठीक है, जो विशेषाधिकार दिया जाता है, जो पेंशन दिया जाता है, जो अवकाश दिया जाता है, ठीक है, इस सब के लिए कहा गया है। और संसद जो है समय समय पर न्यायाधीश के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण किया है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन जो है 1 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,80,000 किया गया था, और फिर अन्य न्यायाधीश के वेतन को जो है 90,000 से बढ़ाकर 2,50,000 प्रति माह किया गया। फिर इसके अलावा जो उनको किराया मुक्त आवास मिलता है, कार मिलता है, चिकित्सा, टेलीफोन, ये सारी सुविधाएं मिलती है, और इनको जो है मतलब पेंशन के तौर पर 50% उनके वेतन की राशि दी जाती है। इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, अधिकारों तथा कार्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन यानी उनका पेमेंट कम नहीं होगा, बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता है। ये एक अपवाद है। ठीक है, इसमें एक अपवाद क्या है? वो अपवाद है अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय अपवाद है। वित्तीय अपवाद अगर इसकी घोषणा लागू है, घोषणा लागू हो तो उनके वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये इसके अलावा जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने स्वयं एक मामले में तय किया था, यानी एक केस में इसने तय किया कि उसके न्यायाधीशों की आयकर से मुक्त नहीं है, ये तय किया था। अब हमारा जो है वो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस।
ये है। और अनुच्छेद 127 में बताया गया है कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति, यानी जो कोरम है, गणपूर्ति न हो तो तदर्थ, यानी जो एडहॉक है, तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और ऐसा प्रायः तब होता है जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपना कार्य कर पाने में की स्थिति में नहीं होता है। अनुच्छेद 127 के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के बैठक में भाग लेने के लिए भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, जो आर्टिकल 127 है, ठीक है, इसके अनुसार ऐसी स्थिति में, और स्थिति क्या है कि इसके न्यायाधीश का स्वास्थ्य जो है या अपने कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो इसके अनुसार ऐसी स्थिति में किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अहर्ताएं पूरी करता हो। ये, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है। ठीक है, और इसके पीछे दो शर्त भी होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, किंतु यह अनुरोध करने से पूर्व उसे दो शर्तें पूरी करनी होगी। और शर्त क्या है? पहला है, उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना होगा। दूसरा शर्त है, उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। और ये दो शर्तें पूरी होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसा अनुरोध कर सकता है। ठीक है, और जो तदर्थ न्यायाधीश होता है, जब तक सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होगा, उसको वे सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। ये सारा था। हम लोग जो है इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम इससे आगे देखेंगे, और इससे आगे जो हम लोग देखेंगे जो रिटायर्ड जज होते हैं उसके अटेंडेंस को लेकर देखेंगे, जो अनुच्छेद 128 है।